स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आदर्श परिवार में फिर से आप लोगों का स्वागत है बच्चा लोग। आज जो है आज मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बच्चा लोग। वो ये है कि हमने आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे। बच्चा लोग जो अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, है ना, मार्च अप्रैल जो भी है, उसमें उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग उनको पर चैप्टर में टॉप जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो अपन क्या करेंगे, उनको आज हम देखेंगे, यहाँ पे उनको सोल्व करेंगे। वो जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली हम ये कहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाना। वो आपकी बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं बच्चा लोग। तो हम लोगों ने ये जो सीरीज है वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्टार्ट की है। तो प्लीज 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 जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो। ये वीडियो आप उनसे शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को उन लोगों तक भी शेयर करो जो बच्चे टेंशन में आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है, किस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है। तो उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक है उन सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम सारे यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज लेट्स बिगिन, अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जरूर ये वाला जो चैप्टर है जो कि बहुत मैक्सिमम मार्क्स का है, ठीक है, जिसको अपन प्रकाशिकी कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं बच्चा लोग, प्रकाशिकी कहते हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आज से अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। इसकी अपन आज से शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड वो क्वेश्चन करेंगे जो हर कोई कर सकता है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन अपन नहीं करने वाले हैं जो बहुत आसान से होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ऐसे ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1/v + 1/u = 1/f लगा दिया। ये कोई फॉर्मूला है, इसके अंदर सिंपल जो वैल्यू पुटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपन नहीं करने वाले हैं। हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आने के चांसेस है, ठीक है, जो आने के चांसेस बने हुए हैं उनको अपन करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं उनको भी अपन आज देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि दो दिन हमारा एक चैप्टर चले। तो प्लीज आप इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने इस जो हमारा आदर्श सरदार सर वाला जो ऑनलाइन जो चैनल है उनको जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज आके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें बच्चों, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या, बहुत आसान सा है। हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। पहला अपन उठाते हैं प्रिज्म से सवाल। पहला अपन ने उठाया प्रिज्म से सवाल। प्रिज्म में क्या है, सवाल क्या पूछा गया, जैसे देखना मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो है वो मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना बच्चा लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ऐसे थ्योरी में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ताकि बच्चे क्या करते हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन रट लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि सवाल को करना कैसे है, वो अपना ही लग जाते हैं। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते रहे। इस वीडियो में अगर कोई चीज में प्रॉब्लम्स आती है तो बार बार रिपीटेशन के साथ देखिए इस वीडियो को, ठीक है ना। चलो अब देखो बोला ये गया जैसे ये मान लो ये प्रिज्म कोण जो है वो आपका ए है, ये आपका कोई प्रिज्म है। इस प्रिज्म में क्या हुआ कि यहाँ पर कोई आपतित प्रकाश की किरण है, ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण है, ठीक है। नॉर्मली अपन लोग देखते ही हैं कि हमारा जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है। ये अपना आपतन कोण हो गया, ये R1 हो गया एंड ये R2 हो गया, ठीक है। और ये अपना जो निर्गत कोण है वो अपना कितना हो गया, E हो गया। सवाल ये पूछा गया कि जैसे ये इस पर सवाल बना गया, इस किरण पे सवाल बनाया गया। क्या सवाल बनाया गया, आने के जो सवाल है वो क्या है, ये कहा गया कि भाई कितना मान होना चाहिए आपतन कोण का। यानी अपन ये कह सकते हैं कि प्रिज्म का क्या कोण होना चाहिए, प्रिज्म का क्या कोण होना चाहिए, वो क्या कंडीशन होनी चाहिए जब आपकी कोई भी प्रकाश की किरण PR से बाहर ही नहीं जाए। देखो मैं सवाल क्या बोल रहा हूं, सवाल को सुनना ध्यान से
ये कह रहा है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, यानी ए की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो प्रकाश की किरण है वो पीआर सतह को बाहर ही नहीं जाने दे, मतलब प्रकाश की किरण को पीआर सतह से बाहर ही नहीं जाने दे, मतलब सारा का सारा क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए बच्चा लोग, क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। मतलब इसका ये है कि अगर मुझे यहाँ पीआर सतह पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है, पीआर सतह पर मुझे क्या करवाना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, हम लोगों ने ये पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये एंगल बढ़ता बढ़ता क्या आ जाता है, पुनः उसी माध्यम में आ जाता है। ये तभी हो पाता है जब आपका जो आपतन कोण का मान है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रांति कोण से ज्यादा हो। अगर ये वैल्यू जो वैल्यू है वो अगर क्रांति कोण से ज्यादा होगी बच्चा लोग, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या यही कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि पीआर सतह से कोई किरण बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही आ जानी चाहिए। अगर वो बाहर जा ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बच्चा लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल है, मतलब पीआर सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये अपन से सवाल पूछा गया। तो आओ इसको सोल्व करते हैं। देखो सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि अगर उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना था, तो हम लोग सोचो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है R2 की वैल्यू, क्या इस R2 की वैल्यू C से अगर ज्यादा हो जाए, मतलब क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है वो C से अगर ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर इस पीआर सतह पर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या यही कंडीशन लिखने वाला हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन लिखने वाला हूँ। क्या यहाँ पर मैं लिखूंगा R2 का मान अगर C से ज्यादा हो जाए, अगर R2 का मान क्या हो जाए, C से ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर पीआर सतह पर हमेशा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, मतलब कोई प्रकाश की किरण बाहर जाएगी नहीं, मतलब पीआर सतह पर हमेशा ही क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएगा। तो अगर पीआर सतह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है तो क्या इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, क्योंकि R2 अपने को अननोन है, R2 अपने को पता नहीं क्या है, हमें किसकी फॉर्म में आंसर निकालना है, जो गिवन होता है, जो गिवन होता है उसी के फॉर्म में अपने को आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 को चेक करते हैं। R2 क्या होता है एक्चुअली में, हम लोग ये भी जानते हैं कि A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है। देखो बच्चा लोग, अगर आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट यानी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी जरूरी है। हम लोग यहाँ पर कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल जो पेपर में आने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको वो चैप्टर आपको पता होना चाहिए, उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पता होगी तभी आपकी ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वरना आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि A बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज आप पहले जाके थ्योरी पढ़ें, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, और जिन बच्चों ने पूरा कोर्स कर लिया है, जिन बच्चों लोगों ने पूरा कोर्स कर लिया है, उन सब का उन्होंने पूरी थ्योरी एकदम क्लियर है, तो वो बच्चे लोग ये वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, तो हमने ये देखा कि यार R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C से ज्यादा होनी चाहिए। तो R2 वैल्यू C से ज्यादा होनी चाहिए, तो R2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, A माइनस R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2। A माइनस R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे A माइनस में R1 ग्रेटर देन 0। अब सोचो कि अगर A माइनस R1 की जो वैल्यू है वो मुझे ग्रेटर देन C रखनी है ऑलवेज, हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वैल्यू की छोटी से छोटी वैल्यू, अगर इस वैल्यू की छोटी से छोटी वैल्यू C से बड़ी है तो इसकी हर वैल्यू भी क्या होगी, C से बड़ी होगी। मैं कह रहा हूं अगर इसका सबसे छोटा मान जो है वो अगर C से बड़ा है तो इसका हर एक मान भी C से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए आपको इसकी छोटी वैल्यू को C से बड़ा कर देता हूं। तो ये छोटी वैल्यू कब होगी, ये वैल्यू छोटी कब होगी, ये तो पता चल गया सर, इसका मिनिमम मान अगर C से बड़ा होगा ना तो इसकी हर एक वैल्यू
सी से बड़ी हुई, तो क्या मुझे उस मिनिमम मान को सी से बड़ा कर देना चाहिए? क्या यही मुझे कहता है सवाल? बिल्कुल। तो मुझे अगर इस चीज को मिनिमम करना है, अगर मुझे a माइनस r1 को मिनिमम करना है, a माइनस r1 को मिनिमम करना है, तो मिनिमम के लिए मुझे क्या r1 को मैक्सिमम करना पड़ेगा? r1 को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। अगर मुझे a माइनस r1 को मिनिमम करना है तो r1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? मैक्सिमम करना पड़ेगा। r1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। अच्छा, r1 को अगर मैक्सिमम करना तो r1 मैक्सिमम कब होता है? हम लोग जानते हैं कि i की वैल्यू क्या डिपेंड करती है? इधर देखना, क्या i की वैल्यू डिपेंड करेगी? अगर i मैक्सिमम होगा तभी तो अपना r मैक्सिमम होगा, तभी तो अपना r1 क्या होगा? मैक्सिमम। अगर i मैक्सिमम है तो हमारा r1 भी क्या होगा? मैक्सिमम। और i मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। i मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। तो अगर मैक्सिमम की बात करूं तो अगर वो 90 पे होता है तो r1 की वैल्यू क्या c पर हो जाएगी? ये तो अपन लोगों ने पढ़ते ही आए हैं। कैसे सर? ये देखो, अगर मान लो यहाँ पर आपने आपतन कोण i डाला तो यहाँ पर क्रांति कोण क्या मिलेगा? 90। भैया आपने यहाँ पर i की वैल्यू c डाल दी है, यहाँ पर i की वैल्यू आपने क्या लगा दी है? c। तो यहाँ पर आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 90। अगर ये 90 है तो उल्टा कर तो क्या आ जाएगी? c। ठीक है ना, उल्टा चल सकता है। अगर i मैक्सिमम अगर चाहिए मुझे वो 90 पे होता है तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग r1 की जगह c रख देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस r1 की जगह मैंने क्या रख दिया है? c रख दिया। क्या रख दिया बच्चा लोग? c रख दिया। तो यहाँ अगर c रख दिया तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? a माइनस में c ग्रेटर देन c। क्या a माइनस c ग्रेटर देन c समझ में आया? तो यहाँ पर अपन लिखेंगे a ग्रेटर देन 2c। क्या ये वो वाली कंडीशन है जब जो पीआर सतह है, जो अपनी जो पीआर सतह थी, कौन सी सतह? ये वाली सतह, इस सतह पर हमेशा ही क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर हमेशा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उसकी क्या कंडीशन है बच्चा लोग? उसकी कंडीशन है, याद कर लेना, पेपर में आएगा, a ग्रेटर देन 2c। आ भी सकता है कोई, अपन लोग यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं करने वाले कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ये देखो, इस पीआर सतह पर, क्या ये अच्छा क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि पीआर सतह पर हमेशा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कोई प्रकाश की किरण बाहर जाएगी ही नहीं। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन होती है बच्चा लोग a ग्रेटर देन ऑलवेज बी 2c। अगर a ग्रेटर देन ऑलवेज बी 2c है तो इसका मतलब पीआर सतह पर क्या होने वाला है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, यही इसी सवाल को देख लो ध्यान से, देख लो। अपन से ये पूछा गया है कि ये आपतित प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर आई है, प्रकाश यहाँ डाला, यहाँ पर बन गया R1 और यहाँ बन गया R2। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश डाल दिया E, PQR। ठीक है, सवाल ये पूछा गया कि बताओ ऐसी क्या कंडीशन है जब पीआर सतह पर कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही ना। क्या सवाल पूछ सकता है? एक क्वेश्चन तो मेरा क्या हो गया? ये हो गया कि पीआर सतह पर हमेशा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, उसकी क्या कंडीशन होगी? a ग्रेटर देन 2c। और दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि पीआर सतह पर कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होना चाहिए, क्या हमेशा ही प्रकाश की किरण बाहर जाएगी? इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? तो इस तरह के जो सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि यार अगर मुझे यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना ही नहीं है, इसका मतलब आपकी जो R2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? आपकी यहाँ R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या लेस देन c होना चाहिए? अगर c से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये c से ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब तो वो क्या कर जाएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन करने लग जाएगा। अगर ये पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी हमेशा जो वैल्यू है वो लेस देन c होनी चाहिए। वो लेस देन क्या होनी चाहिए? c होनी चाहिए। तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन c। अगर ये लेस देन c होगा तो हम ये कहेंगे कि वहां पर कभी भी पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अपन लोग क्या देखेंगे? अपन लोग ये देखेंगे जो R2 का जो मान आ रहा है वो क्या होना चाहिए? C से कम होना चाहिए। बेसिक बात है, R2 का मान C से क्या होना चाहिए?
लेस देन होनी चाहिए, तभी तो वो बाहर जा पाएगा। क्योंकि अगर अपने R2 का मान C से ज्यादा कर दिया तो वो अंदर आ जाएगा, और अगर इसका मान लेस देन C कर देंगे तो वो बाहर चला जाएगा, यही होने वाला है। तो अब सोचो R2 का मान लेस देन C करना है, R2 का मान लेस देन C करना है, तो क्या इसका मैक्सिमम मान अगर C से छोटा हुआ तो सारी की सारी वैल्यू C से छोटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर R2 का मैक्सिमम मान, R2 का मैक्सिमम मान C से छोटा है, C से छोटा है, तो इसका क्या हर एक मान C से छोटा होगा? बिल्कुल होगा। तो R2 का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? R2 का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? R2 को देख लेते हैं, इधर देखो, हम जानते हैं A माइनस R1 इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? R2 होता है। A माइनस R1 इक्वल टू क्या होता है? R2, ये होता है। अब देखो R2 को मुझे मैक्सिमम करना है, R2 को क्या करना है? मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए क्या R1 मिनिमम होना चाहिए? इस बार R1 क्या होना चाहिए? मिनिमम। R1 मिनिमम कब होगा? अगर R1 मिनिमम होना है तो I को भी क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। R1 को भी क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होगा तो I भी क्या होगा? मिनिमम। I मिनिमम कब हो सकता है? 0। अगर ये 0 है तो R1 भी 0, तो यानी A माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, A लेस देन C। क्या ये वो वाली कंडीशन आ जाएगी जब कभी भी PR सतह पर कोणांतिक परावर्तन नहीं होगा, वो सारी जो किरण है वो बाहर चली जाएगी। क्या ये ग्रेट क्वेश्चन नहीं है? क्या ये ग्रेट क्वेश्चन नहीं है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अब देखो और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया कि जैसे मान लो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। चलो ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया। अब देखो यहाँ अपन ने पॉइंट मान लिया C, यहाँ पॉइंट मान लिया F, ये अपना पॉइंट हो गया P। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? F से। कहां से गुजरेगी? F से। ठीक है, और दूसरा अगर मैं वक्रता केंद्र से निकालता हूं तो ये जैसे जाएगी वैसे निकल के आ जाएगी बाहर। बहुत बढ़िया। अब ये पूछा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट h है, और यहाँ पर जो इसकी इमेज बन रही है वो मान लेते हैं अपन h डैश है। कितनी है? ये वाली जो हाइट है वो कितनी है? h डैश है। ठीक, मुझसे ये सवाल पूछा गया कि अगर मैं इस वाले एरिया को, कौन से वाले एरिया को? अगर मैं इस वाले एरिया को पर्दे से ढक दूं, अगर मैं इस वाले एरिया को पर्दे से ढक दूं, ये यहाँ पर मैंने पर्दा लगा दिया, यहाँ पर मैंने पर्दा लगा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर्दा लगा देता हूँ तो क्या इमेज पर प्रभाव पड़ेगा? क्या इमेज पर प्रभाव पड़ने वाला? मतलब ये वाली जो इमेज बनी है ना, ये वाली इमेज, इस इमेज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इस इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। तो हम लोग ये सोचेंगे यार कि इस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखो अगर मिरर से छोटा हो चाहे बड़ा हो, इमेज तो आपकी पूरी बनती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वो दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन उसकी जो इमेज है वो आपकी हमेशा क्या बनेगी? पूरी इमेज बनेगी। ठीक है, उसकी जो इमेज है वो आपकी क्या बनेगी? पूरी बनेगी। ठीक है, अब जब इमेज पूरी बन रही है, अगर इमेज क्या बन रही है? पूरी बन रही है इमेज, तो हम लोग ये कहेंगे कि हाँ हो सकता है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो इमेज है, एक सेकेंड बच्चा, अब हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो क्या हो, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि यार यहाँ पर अगर आपने पर्दा डाल दिया है तो आपकी जो इमेज है वो तो पूरी बनेगी, लेकिन आपकी इमेज की जो इंटेंसिटी है वो शायद धुंधली जाए, मतलब वो धुंधलापन आ जाए उसमें, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। इमेज देखो दर्पण से कैसा भी बनो, छोटा बने चाहे बड़ा बने, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इमेज आपकी पूरी ही बनती है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसकी इंटेंसिटी कैसे है, वो आपकी कम हो सकती है, वो आपकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है? कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो उस पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इमेज के साइज पे कोई मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इमेज आपकी पूरी बनेगी। बस जो आपकी इमेज बन रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चा लोग? कम हो जाएगी, बाकी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्या ये आपको समझ आएगा सवाल? आपसे ये पूछा गया कि इस इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग ये कहेंगे इस इमेज पर वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बस इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी? वो उसकी कम हो जाएगी, बाकी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पे बोर्ड में कोई बहुत लेंथी यानी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस कुछ गुमराह करने वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा लोग फॉर बोर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा लोग। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि जैसे आप मानो कि कोई लेंस है, इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो मुझे दे दिया गया 1.50। इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना दे दिया है 1.50। इसको पहले एयर के अंदर रखा गया था, इसको कहां रखा गया था, एयर के अंदर रखा गया था, मतलब एयर के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर इसकी फर्स्ट है बच्चा, ये कंडीशन फर्स्ट है। उसके बाद इसी लेंस को मैंने कहा डाल दिया, एक ऐसे द्रव के अंदर डाल दिया जिसका अपवर्तनांक माने तो 1.25 है। कितना है 1.25 है, यानी इसका जो अपवर्तनांक दे दिया आपको 1.25 वाले किसी द्रव के अंदर रख दिया। ये द्रव है, ठीक है, इस द्रव के अंदर इसको रख दिया गया, तो इसका अपवर्तनांक तो चेंज नहीं होगा, वो तो 1.50 है। ठीक है, लेकिन अब इस लेंस को आपने किसमें डाल दिया है 1.50 वाले 1.25 वाले द्रव के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब पूछा क्या, इसने कहा कि जब कंडीशन फर्स्ट थी उस टाइम पे आपका जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर था। कितना था 10 सेंटीमीटर था। अब बताओ यहाँ जो फोकस है वो कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, कंडीशन फर्स्ट दे दी गई है कि आपका पहले लेंस जो है वो एयर के अंदर बैठा था, जहां पर उसका जो अपवर्तनांक है वो 1 अपन मानते ही हैं, लेकिन इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो 1.50 दे रखा है। देन उस पर आपकी जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसी लेंस को किसके अंदर डाल दिया गया है, एक ऐसे अपवर्तनांक के अंदर डाल दिया गया जिसका अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दे रही है 1.25। देन आपको बताना फोकस कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो ध्यान से। हम लोग ये जानते हैं कि लेंस के लिए 1/f इक्वल टू क्या होता है n2 अपॉन में n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में r1 माइनस में 1 अपॉन में r2। ठीक है, n2 अपॉन में n1 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस r2। अब देखो पहली कंडीशन के लिए सोल्व कर रहे हैं, ये पहली कंडीशन के लिए अपन सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर जो फोकस की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10। अब देखो मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो सुनना ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो लेंस होता है, अब आप ये देखो कि यहाँ जो मीडियम है और यहाँ जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जब अपन ने फॉर्मूला निकाला था 1/f इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2, उसके लिए कंडीशन दी गई थी। वो कंडीशन ये थी कि दोनों साइड में, ये वाला और ये वाला, ये दोनों साइड में आपका जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए। अगर ये मीडियम अलग अलग है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। कौन सा 1/f इक्वल टू में n2 अपॉन में n1 माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला तब नहीं लग सकता है जब मीडियम क्या हो अलग अलग हो, जब मीडियम क्या हो अलग अलग हो। यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम अलग है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो बच्चा लोग। ये तभी लगाओगे जब दोनों जगह मीडियम आपका क्या रहे, सेम रहे। जब आपका मीडियम दोनों जगह क्या रहे बच्चा लोग, सेम रहे, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। चलिए सर, ये तो आपको हमें ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरी बात, इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं n2 को क्या मानूंगा, n2 वो होता है जहां प्रकाश की किरण जा रही होती है। तो प्रकाश की किरण आई कहां से, प्रकाश की किरण आई वायु से। कहां से आई, वायु से आई, तो वो अपना n1 है। और जहां जाती है वो क्या होता है n2 होता है। तो कहां जा रही है 1.50 वाली लेंस के अंदर जा रही है, और कहां से आई थी, a से आई थी। तो यहाँ पर 1.50 अपॉन में 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। सेकंड वाली कंडीशन क्या थी, सेकंड वाली कंडीशन थी कि इसी लेंस को जिसका 1.50 मीडियम था, अब इसको यहाँ पर 1.25 वाले मीडियम के अंदर रख दिया गया, 1.25 वाले मीडियम के अंदर रख दिया गया। तो जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे 1.25 वाले मीडियम के अंदर जैसे ही आप रखोगे, तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर फोकस में चेंज आएगा 1/f डैश,
इक्वल टू N2 क्या है अगेन 1.50, कहां से आ रही है 1.25 से आ रही है, माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। बच्चा लोग इन पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्या इनकी वक्रता त्रिज्या में कोई चेंज आएगा, क्या कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अपन से ये पूछा गया 1/f, क्या इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे लूं, क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दूं। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को भाग लगा दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या लगा दो, भाग लगाने पर। तो जैसे ही आप इस पर भाग लगाओगे, जैसे ही आप भाग लगाओगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 1/10 इक्वल टू में 1.50 माइनस 1 अपॉन में कुछ नहीं 0, अपन इसमें लिख देते हैं, ये अपॉन में कुछ नहीं आएगा, ये आ गया, ये 1/10 है, ठीक है। ये आ गया अपने पास कितना 0.50 बच्चा लो, 1.50 माइनस 1 कितना हो गया 0.50, और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2, और मैं जैसे ही भाग लगाऊंगा किसका 1/f का, f डैश का, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी देखो 1.50 अपॉन में 1.25, तो कितना हो गया ये हो गया 1.50 माइनस में 1 अपॉन में 25, और यहाँ आ गया 1.25, और ये हो गया 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। क्या ये पूरी वैल्यू भाग लगाने से क्या ये चेंज हो जाएगी, क्या जैसे ही आप इसका भाग लगाओगे तो क्या ये वैल्यू चेंज, ये तो कट जाएगी, ये तो कट जाएगी, बचेगा ये वाली वैल्यू। तो कितने आ गया देखो 1/10, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1/f डैश इक्वल टू में ये वैल्यू कितनी हो गई 0.50, ये कितना हो गया बट्टा में 1 कर देते हैं, और यहाँ पर ये हो गया 0.25, ओके, ये हो गया 0.25 और ये हो गया 1.25, सही है क्या 1.25। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा f डैश अपॉन में 10, ठीक है, f डैश अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 0.50, ठीक है, इनटू में 1.25 बट्टा में यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25, तो ये हो गया 0.2, ठीक है, ये आ गया 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 इनटू में 1.25, तो यहाँ पर f डैश का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है, और ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया ना 10, ये कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी अपनी 2 2 5, ठीक है, डबल करोगे तो 0 1 5, और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 2.5। तो आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आ गई 2.50। क्या ये f डैश का मान आ जाएगा, क्या ये अपना f डैश का मान आ जाएगा, बिल्कुल ये अपना f डैश का मान आ जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ आएगी, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, अपने को सिंपल मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो अपन लोग कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो करने का जो तरीका है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो अपने को समझना है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है बट मैंने नहीं की है। तो अगर आप लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हो कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत इनफ रहता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। टॉप 20 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, टॉप 5 क्वेश्चन आ गए। टॉप 5 क्वेश्चन, क्या आपको मजा आ रहा है क्या? अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फटाफट क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या आया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने कहा कि एक द्रव है, ठीक है, एक द्रव है, ठीक है, और एक कांच का लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। इस लेंस को, ये वाला जो लेंस है, ठीक है, अपन इसको आंख नहीं बनाएंगे, हम इसको लेंस बनाने वाले हैं। हमें ये कहा गया कि लेंस है, ठीक है, ये लेंस, इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो 1.43 है। ये गिवन है सवाल के अंदर कि ये जो लेंस है इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, म्यू बराबर 1.53 है, ठीक है। ये म्यू बराबर अपने को 1.53 दे दिया। अब इस लेंस को इस द्रव के अंदर डुबा दिया गया है, इस लेंस को इस द्रव के अंदर क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। तो आप ये देखो जैसे ही आपने इस लेंस को इसके अंदर डुबाया तो ये लेंस ही गायब हो गया। क्या लेंस गायब हुआ क्या? क्या लेंस गायब हो गया? लेंस गायब नहीं हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, बिकॉज जो लेंस का अपवर्तनांक है और जो द्रव का अपवर्तनांक है, क्या वो दोनों सेम हो चुके हैं? क्या लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक सेम है क्या? अगर इन दोनों का अपवर्तनांक सेम होगा तभी तो वो चीज हिडन हो जाती है, तभी तो वो चीज क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं।
जादूगर ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, किसी कांच को लेंस को लेते हैं, वो किसी द्रव के अंदर डुबा देते हैं और कहते हैं देखो चीज गायब होगी। अरे वो गायब नहीं हुई है, वो आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि उन दोनों का जो अपवर्तनांक है वो क्या हो गया है, वो सेम हो गया है, वो चीज सेम आ जाती है। अगर इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक सेम हो जाता है, तो अगर मैं इसको म्यू1 बोलूं और इस द्रव का अपवर्तनांक म्यू2 बोलूं, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि म्यू1 बराबर क्या होगा बच्चा लोग, म्यू2 होगा। म्यू1 बराबर क्या होगा, म्यू2 होगा। मतलब अगर इन दोनों के अपवर्तनांक सेम होंगे तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है, जो आपको यहाँ पर वैल्यू है, वो आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब वहां पर कोई लेंस आपको दिखने वाला नहीं है। फिर आपसे ये सवाल पूछा गया, क्या ये द्रव पानी हो सकता है क्या? क्या ये द्रव पानी हो सकता है क्या? ये द्रव पानी नहीं हो सकता, ये पानी जो है वो नहीं हो सकता, ये पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का कितना होता है, 4/3 होता है। पानी का कितना होता है बच्चे लोग, 4/3।